अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एज में आज मैं हूं आपके साथ समीना पाशा। फरिया इदरीस साहिबा कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से आज ये प्रोग्राम नहीं करी, जिसकी वजह से इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। आज के प्रोग्राम में हम कुछ ख़ास इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पर आज बात करेंगे इस हवाले से भी कि बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि नई हुकूमत आने के बाद ही उसको बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। जहां एक तरफ मईशत का एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने मुंह खोले खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी एक एहतजाजी तहरीक चलाती हुई नजर आ रही हैं। कुछ ने बाकायदा ऐलान कर दिया है और कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि तैयारी कर रही हैं। तो ये एहतजाजी तहरीक, इसको किस तरह से नई हुकूमत जो है वो टैकल करेगी, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इस एहतजाजी तहरीक से निमटने के लिए, ये भी बात करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए उसके ऊपर भी बहुत बात हो रही है, लेकिन क्या अल्टीमेटली इससे कुछ हासिल हो पाएगा? क्या उन्हें उम्मीद है कि अदालतों से कोई इंसाफ मिलेगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से? क्या वो इसको देख रहे हैं और इसका अल्टीमेट फिर हल क्या नज़र आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जाहिर है कि इस हवाले से भी बात होगी कि जो बाकी छोटी जमातें उनके साथ मिलकर क्या कोई अलायंस बनेगा या नहीं, और क्या अडयाला जेल से ही तमाम मामलात चलाए जाएंगे या फिर उसमें भी कोई तब्दीली आने का इम्कान है। बहुत सारे काम हैं जो इस वक्त ऐसा लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरजीहात में हैं, लेकिन वो होंगे कैसे जबकि उनके पास तो मतलूबा तादाद भी नहीं है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी नशिस्तें मजीद कम होती चली जा रही हैं। तो इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और आज मैं सबसे पहले ज़रा मेहमानों से आपका तारुफ करा दूँ। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। खुर्रम रोकड़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं, जबकि नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे राना एहसान अफजल साहब। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ करूंगी शौकत बसरा साहब से। शौकत बसरा साहब, जिस तरह के मैं अभी जिक्र कर रही थी कि चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं आप लोगों के। खान साहब इस वक्त जेल में मौजूद हैं, मैंडेट आपका बकौल आपके चोरी हो चुका है और उसको भी आपने वापस लेना है, और उसके बाद फिर जो अवाम की मुश्किलात है वो अपनी जगह, केपी की गवर्नमेंट भी है, ज़ाहिर है वहाँ पर भी डिलीवर करना है। तो बहुत सारे चैलेंज इस वक्त आपकी जमात को भी दरपेश हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप लोग जो एक कोई भी उसमें तहरीक में एक मोमेंटम बना सकते थे, वो उस तरह से सड़कों पर हमें अभी फ़िलहाल तक नज़र नहीं आया। आप समझ रहे हैं कि ये लड़ाई सड़कों पर होगी या ऐवान में जिस तरह से एहतजाजी हिकमत अमली अपनाई गई वही सूरत हाल बस काफ़ी होगी? समीना, पहली बात तो आपने कहा हुकूमत और असम्बलियाँ, जाली हुकूमत, जाली असम्बलियाँ, जाली वज़ीर आज़म 17 सीटों के साथ और आधी से ज़्यादा असम्बली जाली नोटिफिकेशन के साथ वो पार्लियामेंट हाउस में मौजूद। 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म और 24 सीटों वाला सदर बनने जा रहे हैं, और 36 सीटों वाली मरियम बीबी जो कि अपनी सीट हारी हुई हैं वो वज़ीर आला पंजाब। आपने कहा चैलेंजेस, मुझे बताइए, जब 80-90% कौम इदारों के साथ और इस हुकूमत के साथ, जो जाली हुकूमत में बार बार कह रहा हूँ, जिसके पास कोई सियासी, कानूनी, आइनी जवाज़ नहीं है हुकूमत करने का, तो मुझे बताइए कि किस तरह ये कामयाब हो सकते हैं, चूँकि इनका तो एजेंडा एक है। और फिर कौन है, ऑलरेडी 4-4 बारियां ले चुके हैं, 4-4 बारी वज़ीर आज़म, 4-4 बारी अपना वज़ीर आला, सिंध वाले भी, ये 3 पार्टियां ख़ास तौर पे जिन्होंने डाका मारा है अवाम के मैंडेट पे, अवाम के वोटों पे। मुझे बताइए, ये वही पार्टियां ना, PDM 1 टोला जो 16 महीने इकट्ठा हुआ, उन्होंने कहा इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, हम आएंगे, दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, बिजली सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल, डीजल, आटा, चीनी, घी। क्या हुआ? आसमान से बातें करने लगी बातें। हाँ, ये ज़रूर हुआ, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, इनकी टीटीज, इनके जितने इन्होंने पाकिस्तान को लूटा था वो सारे केसेस ख़त्म हो गए। अवाम पे महंगाई का बोझ बढ़ गया और अब भी यही हो रहा है, ये लुट्टो और फुट्टो होना है समीना, और कुछ नहीं। इसके अलावा बंदर बांट हो रही है और सिर्फ ओहदों के लिए बंदर बांट हो रही है। अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो ये आप लोग रोकेंगे कैसे, ये बताएं ना। ये आपके पास क्या इसका राज है? ना अदालत में आप लोग बकौल आपके, ना अदालतें इंसाफ कर रही हैं, ना आपके साथ कोई उस तरह। आपका वैलिड पॉइंट है जी, बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। हम अंडरस्टूड बात है कि जमहूरी तरीके से, सियासी तरीके से आएंगे,
इमरान खान के साथ पाकिस्तान सारा खड़ा है। वो इमरान खान जो जेल में इन्होंने रखा, उनको पार्टी तोड़ दी, निशान ले लिया, पूरे जुल्म जबर की दास्तान, और इसके बावजूद लोगों ने बता दिया कि इमरान खान पाकिस्तान है। इसलिए अवाम के जरिए प्रेशर डालेंगे। असम्बलियों में जो हम गए हैं, आपका क्या ख्याल है कि इन जाली हुकूमत को तस्लीम करने के लिए गए हैं, जाली वजीर आजम को मानने के लिए गए हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग जब तक कौम का मैंडेट वापस नहीं होगा, जब तक इमरान खान, हमारे सियासी अकाबरीन, हमारे वोटर्स और सपोर्टर्स जो जेलों में नजायज उन्होंने डाले हुए हैं, वो रिहा नहीं होंगे जब तक मैंडेट वापस नहीं होगा। आप लोग इनको टफ टाइम देंगे, ठीक है, नो मुज़ाकरात, नो डायलॉग। ये आपका पॉइंट आ गया, नो डायलॉग एंड नो मूव ऑन। लेकिन दूसरी तरफ से भी कोई इतने खैर सगाली के पैगाम नहीं है। मैं राना साहब की तरफ जाती हूँ। राना साहब, वैसे जो आपकी लीडरशिप है, मेन लीडरशिप, वो ये बात करते हैं कि जी हम मिसाक़े मईशत करते हैं, मिसाक़े मफाहमत करते हैं वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन के साथ मामलात इस तरह के हैं कि वो एहतजाज के लिए बाहर निकलना चाहते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं आपको सुनवा देती हूँ मरियम नवाज साहिबा ने इस हवाले से क्या बात की है। बड़ा सख्त उनका कहना है कि वो जीरो टॉलरेंस रखेंगी एहतजाजी तहरीक के हवाले से। क्या उन्होंने कहा जी, सुन लेते हैं और फिर इसका जवाब भी लेते हैं राना साहब से। वक्त ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में, और उनको एक ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है, हर चीज पे वो तनकीद करेंगे। तनकीद है, उसके डर से अगर मैं वो काम छोड़ दूं तो ये बहुत गलत बात है। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम खिदमत से रोकना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है, उनका काम पोलराइजेशन है, उनका काम घेराव जलाओ है। अगर आपने अमनो अमान की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की, तो आई विल बी रूथलेस। जी राना साहब, क्या फर्क पड़ता है? ये तो हम देखते ही हैं जमहूरियत में, जब इन लोगों की हुकूमत थी पीटीआई की, आप लोगों ने भी जलसे जुलूस किए, लॉन्ग मार्चेस भी किए। अब अगर आपकी हुकूमत है, वो लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि उन्हें एहतजाज नहीं करने दिया जाता? पूरे जिले की पुलिस जो है वो लाके खड़ी कर दी जाती है एहतजाज के मकाम पर, तो क्यों रोकते हैं आप लोग? कर लेने दें उन्हें एहतजाज। अगर कोई करेगा कोई सिचुएशन खराब तो बाद में उसको पकड़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मेरे भाई शौकत बस्ता ने कहा कि जाली असेंबली, जाली वजीर आजम और बंदर बांट हो रही है। तो इन्हीं असेंबलियों में आप लोगों के मेंबर्स ने ओथ लिए, इन्हीं असेंबलियों से वो तनख्वाहें ले रही हैं, इन्हीं असेंबलियों की रिहाइश जो उन्होंने प्रोवाइड की उसमें आप रह रहे हैं। इसी असेंबली के इलेक्शन आपने लड़े, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन आपने लड़ा है, उसमें आप हारे। तो ये नहीं हो सकता कि कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हप हप आप करें। आप अपनी एक सूबे में हुकूमत भी बनाएं, वजीर भी बनाएं, और सारे खानदानी आगे पीछे आप बना लें, और आप कहें कि एक जो सूबा है वो वफाक को नहीं मानता और हम नहीं मानते, जहां हम जीत गए वो जीत गए, जहां हार गए वो भी जीत हमारी। और आप 2018 के अंदर हमें कहें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का रास्ता नापें और अदालतों का रास्ता नापें, और हम जो है वो मुल्क को आगे बढ़ने दें, IMF को खत ना लिखें, और आज आप जो हैं वो कहें कि जो हमारा मौकफ है आज ही मानो और इस पे आज ही फैसला करो हमारे मौकफ के मुताबिक, वरना हम चलने नहीं देंगे और ये हो नहीं सकता और ऐसे हम करने नहीं देंगे। तो ऐसे नहीं होता भाई जी। आपके पास फॉरम्स अवेलेबल हैं, आप जाएं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, जाएं अदालतों में, वहां आपका अगर मौकफ ठीक हुआ तो आपको इंसाफ मिल जाएगा। आपको मुल्क को आगे चलने दें। मुल्क को अगर आप आगे चलने से रोकेंगे, आप IMF को खत लिखेंगे कि मुल्क की मईशत डूब जाए, तो उसकी इजाजत कौन देगा? उसकी तो इजाजत कोई नहीं देगा ना, क्योंकि हमने मुल्क को आगे लेके चलना है। और वैसे भी देखें, आपको 100 वोट पड़ा है तो बाकी जमातों को 250 वोट पड़ा है, आप यहां माइनॉरिटी में हैं। तो ये कहना कि सारा हमारा 180 सीटें और इनकी तो 17 सीटें, तो भाई 17 भी आप क्यों कहते हैं? ये तकल्लफ भी ना करें, कहें कि सारी हम जीते, ये तो एक भी नहीं जीते। तो आपके पास जो फोरम्स अवेलेबल है आप वहां जाएं। बाकी मरियम बीबी ने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बिला वजह किसी ऑपोजिशन के जो मेंबरान हैं उनकी पकड़ दकड़ करेंगे, कतई तौर पे नहीं करेंगे। और किसी ने आपको जलसों का हक जो है आपसे नहीं छीना, लेकिन आप जो है वो अगर आप सड़कों को ब्लॉक करेंगे, अगर आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेके आएंगे,
अगर आप मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देंगे तो इसकी इजाजत तो नहीं आपको हुकूमत नहीं, लेकिन वो तो जब भी ऐलान करते हैं तो वो 144 लग जाती है, कहीं पे भी नहीं। उन्हें तो या तो आप एक जगह उन्हें दे दें कि भाई आप यहाँ पे एहतजाज कर लें, फिर वो अगर नहीं करते या कहीं और जाते हैं, सड़कें ब्लॉक करते हैं, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन सिरे से ही उनको सड़क पे ही ना आने देना, कोई फैमिली से लोग आ रहे हैं कार में और उनको खींच के बाहर निकाल लेती है पुलिस, तो ये विजुअल्स तो कोई जमहूरी हुकूमत के लिए वैसे भी काबिल सताइश नहीं है। ये तो टेम्परामेंट होना चाहिए जमहूरी हुकूमत का कि अगर एहतजाज हो रहा है तो उसको खंदा पेशानी से बर्दाश्त करेंगे, आईनी हक है। देखिए, एहतजाज की इजाज़त लें, अगर इनको इजाज़त मिल जाती है, ये पैरामीटर्स मीट करते हैं तो इनको एहतजाज करने दिया जाएगा। लेकिन अगर ये बगैर इजाज़त के सड़कों को ब्लॉक करेंगे तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब पता नहीं कौन सी फैमिली को गाड़ी से निकाला गया, मैंने वो इमेजेस नहीं देखे। अगर ऐसा हुआ है तो अदालतों का रुख किया जा सकता है, लेकिन रियासत को बिल्कुल जो है बिला वजह जो अमन सिटीजन्स हैं उनको रोकथाम उनकी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। खुर्रम रोकड़ी साहब, आपको हालात किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं? क्या आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन में कोई मफाहमत हो सकती है? क्योंकि इस वक्त तो हमें नजर आता है कि एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और ख़ास तौर पर जो उधर से पीटीआई की तरफ से तो ये साफ बात है कि मैंडेट की वापसी तक कोई मफाहमत, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस बात के ऊपर अगर मुज़ाकरात करने हैं कि भाई किस तरह धांधली को रेक्टिफाई करना है तो फिर बात हो सकती है। तो आपको क्या हालात आने वाले दिनों में नजर आ रहे हैं? ये सब सेटल हो जाएगा? हालात जो है बेहतरी की तरफ है और हम स्टेबल गवर्नमेंट को बड़ी स्टेबिलिटी के साथ और एक पूरे दुरुस्त अंदाजे और दुरुस्त तरीके के साथ इन राइट डायरेक्शन राब्ता थोड़ा सा गड़बड़ कर अल्फाज इस्तेमाल किए। राणा साहब ने एक चीज कही, और क्योंकि राणा साहब इज अ जेंटलमैन, राणा साहब ने कहा कि इनको कहा कि मुल्क को आगे चलने दें ये लोग। मैं ये कहूंगा कि ये टाइम गुजर गया, अब ये चीज नहीं होगी कि रिक्वेस्ट होगी कि मुल्क को आगे चलने दें। हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेकर आज तक जो एक मूवमेंट देखी है, और आपने कहा विजुअल्स को, तो हमने जो कुछ देखा है इस मुल्क के अंदर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कौन सा, जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई, उससे लेके आज या एक जो इंसाइट करके लोगों को आने का, या एक रियासत को तस्लीम ना करने का, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हर मकाम पे चैलेंज करने का, या ये कि हर सिस्टम के हर जाविये को तोड़ने का और चैलेंज करने का, उसका अब आपको आगे। लेकिन अब सिर्फ पीटीआई तो नहीं है इस मामले के ऊपर रोकड़ी साहब, अब तो आपकी जो साबिक इत्तेहादी जमातें हैं, JUIF है या इस तरह, ये लोग भी इस बात पे मुतमईन नहीं है और वो भी साथ में कह रही हैं इत्तेहाद, हमने भी एहतजाज करना है। जी, मुझे अगर आप बात मुकम्मल करने दें ना जी, उसी में ऐड किया तो आप फिर अब वो टाइम नहीं है कि किसी को भी इस चीज की इजाजत दी जाएगी। आप अच्छा रोकड़ी साहब, आपको ठीक से सुन भी नहीं हम पा रहे, एक ब्रेक मुझे लेने की इजाजत दीजिए प्लीज। वी होप कि आपका हमारे साथ राब्ता कुछ थोड़ा ज्यादा बेहतर हो पाए। ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन यहीं से हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आज असद कैसर साहब ने यह ऐलान किया है कि ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कहा है कि वो अलग से अपनी एहतजाजी तहरीक चलाएंगे धांधली के खिलाफ। तो क्या फिर पीटीआई किसके साथ अलायंस करने जा रही है? क्योंकि और तो कौन सी जमातें हैं जो उनके साथ मिलकर कोई एहतजाज करेंगी? बशरा साहब ये फरमाइएगा कि किस किस के साथ आपकी बातचीत इस सिलसिले में शुरू हुई है या हो सकती है? और अभी आप ये बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे को बुरा भला कहती रही हैं, तो JUIF के साथ पीटीआई के बड़े बहुत ज्यादा क्लैशेस रहे हैं, बहुत बढ़ के तनकीद एक दूसरे पे होती रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि आपने उनसे बातचीत शुरू भी की और उन्हें इनवाइट भी किया कि धांधली के खिलाफ जो है मिलकर तहरीक चलाई जाए। तो फिर वही काम आप भी तो कर रहे हैं ना? जी बसरा साहब। समीना, इस सवाल का जवाब देने से पहले आपने कैलबरी फॉन्ट और कतली लेटर वाली, जो खुद मुंतखब नहीं है, जालसाजी के साथ उन्होंने अल्लाह नबी का नाम लेकर झूठा हल्फ उठाकर वज़ीर आला बनी हैं। अभी आप उनकी गुफ्तगू सुना रही थी और वो कह रही थी कि हम जो एहतजाज करेगा बड़ा रुथलेस होंगे,
हम इनको बताएंगे। और जो इन्होंने 16 महीने जब इनकी हुकूमत थी और अभी भी जो केयर टेकर सेटअप था, बात इन्होंने हमारी माँओं बहनों बेटियों तक पहुँच गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद कितनी बड़ी दहशत गर्द है, हमारी सनम जावेद कितनी बड़ी दहशत गर्द है, तैयबा राजा कितनी बड़ी दहशत गर्द है। तो यही माइंडसेट है। उसकी वजह इनको पता है कि ये मुंतखब नहीं है, ये डरे हुए घबराए हुए लोग हैं। ये 4-4 बारियां लगा के इन्होंने सिर्फ पैसा लूटना है, बाहर लेकर जाना है और यहाँ धमकियां देनी है। लेकिन ये भूल गए हैं क्या वो पाकिस्तान नहीं है, ये 2024 का पाकिस्तान है, ये नौजवानों का पाकिस्तान है, ये इमरान खान का पाकिस्तान है। आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ना लीडर डरा, ना इमरान खान डरा, ना झुका, ना डील की। उसने कहा मेरा भी जीना मरना यहाँ पे, हम भी आपको बता दें। ठीक है, चलें आगे। वो बात, मेरे सवाल का भी जवाब दे देना सर। क्या अच्छा, बातचीत किस जमात से हो रही है? हाँ, JUIF से आप लोग क्यों बात कर रहे हैं, जबकि उनके ऊपर तो आप खुद तनकीद करते हैं? तस्मीना जी, हमारा चले मैं इससे आगे चलता हूँ कि अचकज़ई साहब जो हैं उनसे हमारा सियासी और नज़रियाती इख्तलाफ भी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी हमारा नज़रियाती सियासी इख्तलाफ भी है। और बहुत सारी जमातें हैं जो बलूचिस्तान के अंदर हैं, जो KP के अंदर हैं। इवन जमात इस्लामी आज उनके जो सेनेटर हैं उनकी आप तकरीर निकाल जी, मैंने सुनी। हम हर उस जमात को जो रूल ऑफ लॉ पर बिलीव करेगी, जो इस पाकिस्तान में खिलवाड़ किया गया है, जो अवाम को ये मैसेज दिया गया है कि आपकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, आप कीड़े मकोड़े हैं, आपको जो आप मर्जी जिसको वोट डालें, फैसला वो होगा जो हम करेंगे। यहाँ पे कोई जितनी हुकूमतें हैं ये 47 वाली हैं, 1947 से लेकर अभी तक पाकिस्तान में यही काम हुआ है कि आपने 2018 वाली भी आज आपने मान लिया, तौहीन किया लोगों की। इसलिए क्या कह रही है? मैंने कहा 2018 वाली भी फिर फॉर्म 47 वाली हुकूमत थी, मान लिया आपने, क्योंकि आपने कहा ना 47 से यही काम हुआ है। मेरी गुजारिश सुने 2018 में भी 2018 में क्या हुआ था? मैं इलेक्शन लड़ा था। कहा 2018 में भी इमरान खान पॉपुलर तरीन लीडर था। चले इनकी बात मान लेते हैं। उस वक्त क्या कहते थे? हमें एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, हमें अलीम खान लेकर आया, हमें जहांगीर तरीन लेकर आए, हमें जनाब पूरा पता नहीं कौन कौन से धांधली के जरिए लाए गए। आज हमारे साथ तो स्वाय अल्लाह के और अवाम के कौन था इमरान खान के साथ? इमरान खान जेल में, पार्टी तोड़ दी, निशान छीन लिया, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान में आपको इमरान खान नजर आया। इसलिए 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदालती रिफॉर्म्स हों। इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि अदालतों में से किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर आप चाहते हैं कि आगे बढ़ना है, उसका एक ही रास्ता है कि फुल कोर्ट बनाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब को हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि एक 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था। उन पे तो आप लोगों को फिर एतबार नहीं है। मसला तो ये है ना, काजी फाइज़ साहब पे कौन सा आप लोग एतबार करते हैं? एक बात सुनिए, फैसला आया हुआ है ना, फैसला आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, फुल बेंच का, चीफ जस्टिस गुलजार साहब का, कि जो केस खान साहब के खिलाफ होगा, तहरीक इंसाफ के खिलाफ होगा, वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है, ये भी मुतालबा करें सारी पार्टियां, फुल कोर्ट बना दें और उसकी लाइव नशरियात दिखाएं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप हमें डाकू हमारा घर लूट के, हमारा माल लूट के, पहले ये माल चोरी करते थे, पैसा चोरी करते थे, अब कौम का वोट चोरी कर लिया। रोकड़ी साहब की तरफ मैं जाती हूँ इसलिए कि उनसे पहले भी ठीक से बात नहीं हो पाई, मुल्क को आगे लेके मैं उनसे ये सवाल पूछती हूँ। आपकी वजह से मुल्क के ये हालात है। अच्छा, चलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। रोकड़ी साहब, जो आपने बात कर रहे थे उसको भी आगे बढ़ाइएगा और मैं इसमें मजीद भी एडअप कर दूं कि अब इस मसले को हल भी तो करना है। ऑपोजिशन एहतजाज करेगी, इसमें बाकी लोग भी हैं, तो क्यों ये इसमें कोई मजायका भी नहीं है कि अगर हुकूमत लिख भी दे एक जुडिशल कमीशन के लिए ताकि इन लोगों की तसल्ली भी हो जाए? पहले भी बन चुका है 2018 में, जब 4 हल्कों के लिए धरना दिया गया था। तो अगर एक बन जाए जुडिशल कमीशन, इन लोगों की तसल्ली भी हो जाए, तो मुल्क को भी थोड़ा सा चलने का मौका मिल जाएगा। इसमें क्या मजायका है? आप लोगों ने सही जीती हुई है नशिस्तें, तो कोई डर तो नहीं होना चाहिए? मुल्क चलेगा मुआशी तरक्की से और मुल्क चलेगा रिट ऑफ द लॉ को इम्प्लीमेंटेशन से। और किसी भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें रियासत को नुकसान पहुंचाने का कोई भी अमल हो, या डीरेल करने का, या एक स्टेबल गवर्नमेंट को खराब करने का और पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को डैमेज करने का, तो इस दफा उस किस्म की किसी एक्टिविटी की
इजाजत नहीं दी जाएगी। और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इंडिया दिया है वो 100% जस्टिफाई है और हम उसको इंडोर्स भी करते हैं कि किसी ने इस तरह की कोशिश की तो उसके साथ कानून के मुताबिक दुरुस्त तरीके के साथ उसका इलाज किया जाएगा और ये जरूरी है। जब हम कहते हैं कि इलाज करना है, और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिस दिन ओथ लिया उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि डीप सर्जरी की जरूरत है, तो वाकयातन इस वक्त डीप सर्जरी की जरूरत है। ये जो बातें हमारे दोस्त कर रहे हैं ये गैर अहम बातें हैं और ना इन बातों को सर कैसे गैर अहम बातें हैं? धांधली के ऊपर बड़ी बात हो रही है। आप पिल्डैट की रिपोर्ट देख लें, फैफिन की रिपोर्ट देख लें, इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज देख लें, आप अपने सहाफियों की बात सुन लें। सर मुझे बात थोड़ा सा कर लेने दीजिए ना। आप फॉर्म 45 और 47 का डिफरेंस देख लें। ये कैसी आप बात कर रहे हैं कि जी ये कोई बात ही नहीं है? इसको ये आप अपनी जगह चीजें मौजूद हैं, इसको एड्रेस करें। आप ये कह देना कि जी बस सब बिल्कुल उसके ऊपर कोई बात ही नहीं होगी या सब कुछ ठीक हो गया, ये तो कोई हल ना हुआ मसले का। ये हम लोगों ने भी देखा है जी। एड्रेस बिल्कुल हर चीज को किया गया। एक लेजिटिमेट, एक बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट इस वक्त वजूद में आ चुकी है। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, ना आपने एड्रेस करना है ना मैंने एड्रेस करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, अदलिया मौजूद है, वो उनके काम है। मेरा एक इतराज है, मैंने भी देखा है ये खुरम रोकड़ी साहब के नाम के साथ रहनुमा पीटीआई किस तरह लिखा हुआ है? नहीं आईपीपी लिखा हुआ है साहब के नाम के सामने सर, आईपीपी लिखा हुआ है। इनका से कोई तल्लक ही नहीं है सर, आईपीपी लिखा हुआ है। और ये हमें धमकियां दे रहे हैं बैठ के नेशनल टेलीविजन पे। सर आईपीपी लिखा हुआ है, आईपीपी। लेकिन ये कहें मेहरबानी करें आप हमें बैठ के धमकियां ना दें। सर उन्हें बात कर लेने देना, आपने भी तो अपनी बात की है। जी रोकड़ी साहब कंप्लीट कर लें जल्दी। बात करें ना, लेकिन हमें ये तो ये बता रहे हैं कि आपको सीधा कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। ये जबान किस किस्म की जबान है? चलिए मुझे इजाजत है बात जी जी रोकड़ी साहब कंप्लीट कीजिए जी। एक दूसरा आप एक और आपसे गुजारिश है जी कि अगर हम किसी भी जो गेस्ट स्पीकर है उसमें हम खामोश रहें तो आप फिर जो अगर दूसरा बोलने लगे तो उसको लाजमी आप ठीक मैंने जी उन्हें कह दिया। अच्छा बसरा साहब उन्हें बात तो कर लेने दें, अपनी बारी में आप कह लीजिएगा। बसरा साहब उन्हें अपनी बारी में कह लीजिएगा जो भी आपके तहफुजात हो जी। वो मैंने इसलिए उनकी बात सुनी कि कहीं वाकई पीटीआई लिखा दे रहे हैं। क्या करें हम लोग, बताएं। आई एम कमिंग बैक टू माय पॉइंट जी कि कोई भी जो कानून तोड़ेगा, कोई भी जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करेगा, कोई भी जो इस वक्त डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान को, मे ही बी एनीवन, आपने एहतजाज करना है किसी पार्टी ने, उसके पैरामीटर्स मौजूद हैं। उन पैरामीटर्स से बढ़कर कोई भी जो एहतजाज ऐसा जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, स्टेट को, रियासत को नुकसान पहुंचे, आप ये देख लीजिएगा कि इस दफा उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जिस चीज की तरफ इशारा किया हम उसको इंडोर्स करते हैं कि इट शुड बी डन लाइक दैट। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ओथ के दिन कहा कि डीप सर्जरी की जरूरत है, वो जरूरत है। आपको यहाँ पर इन तमाम चीजों को एक साइड पे रख के रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। तमाम डिपार्टमेंट्स में ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और आप एक स्टेबल पाकिस्तान की तरफ चल रहे हैं जहाँ पे इकोनॉमी को, ये कैसा स्टेबल पाकिस्तान है राना साहब, मुझे ये फरमा दीजिए सर, ये कौन सा स्टेबल पाकिस्तान है कि जहाँ पर मुसलसल हम देख रहे हैं ट्विटर बंद पड़ा हुआ है, हमारे सहाफ़ी हैं वो अजीबोगरीब किस्म के मुकदमात में कैद में आ गए हैं आप लोगों के आते ही, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन है उसको एहतजाज की इजाज़त नहीं है। ये जो शुरुआत है ये तो राना साहब कोई इतनी आइडियल नहीं लग रही है कि जिसमें हम ये समझें कि जी बहुत कोई यहाँ पर जमहूरी आज़ादियाँ होंगी हासिल या शख्सी आज़ादियाँ हासिल होंगी। कम अज़ कम ट्विटर खुलवा दें, कम अज़ कम मीडिया के ऊपर इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि सहाफ़ियों को अंदर बंद किया हो। ठीक है, ये हमारी हुकूमत से पहले के आप सारे मामला बता रही हैं, अभी तो कैबिनेट में वफाकी जी अब आ गए, लेकिन सारी चीजें जो आपने कही कि ट्विटर बंद हुआ हमारे टेन्योर में नहीं हुआ, बिल्कुल मैं तो नहीं समझता कि सोशल मीडिया जो है उसको बंद करना चाहिए। बहरहाल इसके ऊपर जरूर हम इसको एक मिनट ना बसरा साहब आप कर लेने देना, फिर आप इस बात में उलझ पड़ जाते हैं। ट्वीट कर रहे हैं चले एक मिनट ना जी जी हमारा ये भी जिम्मेदारी है जो एक प्रोपेगेंडा, जो मिलिशियस प्रोपेगेंडा रियासत और स्टेट के खिलाफ किया जा रहा है
उसकी इजाजत भी नहीं दी जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया को खुली आज़ादी होनी चाहिए। तो वहां जरूर पकड़ दकड़ होगी। जो जर्नलिस्ट की आपने बात की, देखें खान साहब को तो लकब मिला था प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम। इंशाल्लाह हम इसको प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को बेहतर करेंगे और ये जो आपने चीजें कही हैं इनको देखेंगे कि ऐसे ना हो। बहरहाल केसेस अदालतों में हैं, अदालतों के पास हक है कि वो अगर कोई बेगुनाह पकड़ा गया है तो उसको बिल्कुल वो बेल भी दे सकते हैं, आजाद भी कर सकते हैं। तो ये मामला अभी कोर्ट में चल रहे हैं। बहरहाल बस्ता साहब ने बड़ी एक जो आपने अभी बात की, मैं थोड़ा सा सिर्फ उसमें एक चीज़ ऐड कर दूं कि जो आपने बात की कि हमारे दौर से पहले, लेकिन जब इवन 16 महीने का दौर था उसमें भी बहुत कुछ होता रहा जर्नलिस्ट के साथ। इवन इमरान रियाज जिस तरह से लापता रहे हैं और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब को भी बाद में मैंने सुना वो तो इस तरह से लाइल्मी बन गए कि जैसे उन्हें आइडिया भी नहीं था कि वह, तो ये चीज़ें उस वक्त भी चल रही थी और अब भी हम देख रहे हैं कि इसी तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं, कोई ऑफियर हैं और किसी को जो है हम देख रहे हैं कि वो जी। मेरे ख्याल से इसके ऊपर पार्लियामेंट में ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को, ट्रेजरी बेंचेस को मिलकर बैठने की, सोचने की जरूरत है कि क्या किस तरीके से जो है प्रेस फ्रीडम के ऊपर मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन देखें यहाँ बहुत सारा जो प्रोपेगेंडा एक किया जाता है बगैर किसी एविडेंस के और सिर्फ एक सनसनी फैलाने के लिए, उसको भी रोकना चाहिए। उसके लिए जो जुडिशरी का रोल है, जो लाइबल लॉज हैं, जो डिफेमेशन लॉज हैं, उनको काम करना चाहिए। तो इस पे मैं आपसे एग्री करता हूं कि यहाँ ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बहरहाल एक मैं पॉइंट में मेक करना चाह रहा था कि अपनी इन्होंने अभी बड़ी जमहूरियत की बात और जमहूरियत के अलंबरदार बने हुए हैं शौकत बस्ता साहब और उनकी जमात। ये तो वो मुशर्रफ की बाकियात है, मुशर्रफ को सपोर्ट किया। फिर पहला जलसा जो इन्होंने मीनारे पाकिस्तान में किया वो भी स्पॉन्सर्ड था। फिर जो 126 दिन का धरना था वो भी स्पॉन्सर्ड था। फिर किस तरीके से पूरी एक माहौल और एक ग्राउंड्स पैदा किए गए कि जहां जो है वो इन्होंने JITs व्हाट्सएप पे बनाई, पनामा से इकामा निकाला, जेल में भेजा मियां नवाज शरीफ को, और फिर ये हुकूमत आई। और फिर जब ये हुकूमत आ गई तो नैब के काले कानून के तहत एक एक ऑपोजिशन लीडर को इन्होंने जेलों में डाला। किसी को 90 दिन, किसी को 200 दिन, किसी को 300 दिन, रेफरेंस तक नहीं फाइल किया। ये जमहूरियत के अलंबरदार हैं, जमहूरियत का झंडा इन्होंने पकड़ा हुआ है। सर इस वक्त इसके ऊपर मैं क्या डिबेट शुरू करवाऊं। माशाल्लाह आप लोगों के सब पार्टीज के ऐसे ऐसे क्रेडेंशियल्स हैं कि वो फिर हम अगर डिस्कशन करने लगे तो फिर आपकी भी इतनी चीजें निकलेंगी, उनकी भी निकलेंगी, तो ये बात कहीं और तरफ चली जाएगी। मुझे मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात करनी है जी। इनको डायमेंशिया हो गया, इनको डायमेंशिया हो गया है। ये भूल चुके हैं कि ये किस तरीके से जो है रगड़ा निकालते थे ऑपोजिशन का, किस तरीके से ये अपने कोalition पार्टनर्स को जो है मुंह नहीं लगाते थे। नहीं, बदले नहीं लेने में, इनको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि ये डायमेंशिया में ना जाए, ये याद करें इनकी अपनी हरकत क्या है। देखिए हम तो जो है इस लाइन पे नहीं चलेंगे इंशाल्लाह ताला। इलेक्शन कमीशन ने कराया, जो इनके मामलात हैं वो वहां जाके हल करें अपने मामलात, हम तो नहीं रोकते। लेकिन मुल्क को चलने दें, मुल्क को नहीं चलने देंगे तो डेफिनेटली अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाएंगे तो अब जो है इस चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा शौकत बस्ता साहब, जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से एक इंटरम ऑर्डर आया हुआ है, 13 मार्च तक उन्होंने रोका है कि बाकी पार्टीज में कम से कम हल्फ ना लिए जाएं उनकी तरफ से तकसीम करके जो नशिस्तें हैं। आपको क्या नजर आ रहा है, ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में सेटल हो जाएगा? क्योंकि इस पर तो बहुत सारे लोग ये अभी से ही सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनके ये दायरे इख्तियार में आता भी है या नहीं, और ये मखसूस नशिस्तें अगर आपको नहीं मिलती तो ये सदर का इंतखाब है, सेनेट का इंतखाब है, इसके मामले में क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी है? समीना, मैं इन दोनों भाइयों को जो अभी हिटलर की ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, इनके पल्ले चूंकि अवामी सतह पर अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है, ये सारे के सारे चले हुए कारतूस हैं, ये सिर्फ दिहाड़ियाँ लगाने आए हैं। मैं फिर चैलेंज से कहता हूँ कि इनका अवाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हालत क्या है? इमरान रियाज क्या जुर्म है उनका? जो हमारे जाली वज़ीर आला है उनकी फरमाइश ये थी कि उनको मेरे हलफ लेने से पहले उनको उठाया जाए। अच्छा आगे चलें, असद तूर का क्या जुर्म है उनका पूछ लें। चलें, हम बार बार मैं यही कह रहा हूं कि यहाँ इंसानी हकूक की धज्जियां बखेरी जा रही हैं,
सहाफी महफूज नहीं, और हमें लाइव चैनलों पे बैठ के धमकियां दी जा रही हैं। पहले मेरे भाई, आप लोगों में तो कोई अखलाकियात ही सर नहीं आपको है। तो नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं जो कानून हाथ में लेगा उसको पकड़ेंगे। आप तो लेना नहीं है ना कानून हाथ में, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं बसरा साहब? वो कह रहे हैं जो कानून हाथ तो माओ बहनों धियों तक भी पहुंच गए। अच्छा। मैं फिर कह रहा हूं, आज 6 महीने इनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, हम दर बदर रहे, हमारी माएं बहनें बेटियां रिश्ते बचाती फिरती रहीं। आज भी इनकी हुकूमत, इंटरिम भी इनकी हुकूमत, क्या बातें करते हैं। लेकिन मैं फिर आपको कहूं, डरे अल्लाह से, अल्लाह हक है। अल्लाह की अच्छा, लाठी चले बड़ी मुझे एक बेआवाज ब्रेक है। ले लेने दे, इस ब्रेक लेके ज़बान में वापस फ़िरौन आते की हैं। ज़बान में मखसूस बात ना नशिस्तों करें। के ऊपर भी मैं आपका लेती हूँ स्टांस। अब ब्रेक का टाइम हो गया ना बसरा साहब, अब ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी राणा साहब, आपसे ये सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, इस पे बहुत तनकीद भी हो रही है और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि खुद PMLN को ही नहीं चाहिए था कि जो PTI की नशस्तें बनती हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, अगर वो नहीं उन्हें मिल रही तो आप जाके वो रिजर्व सीट्स जो है उसको क्लेम कर लें कि जी हमें दे दें। ये कैसा फैसला है? जमहूरी और अखलाकी तौर पर ये कोई इतना सराहा तो नहीं जा रहा? देखिए, बात ये है कि हमने तो हमेशा जमहूरियत के अंदर कोशिश की कि ट्रेडिशंस और जो एक रवायतें होती हैं वो कायम रहें। 2013 में KPK के अंदर हम कोalition हुकूमत बना सकते थे JUI के साथ, और हमें बड़ा इसके ऊपर जोर था। सुन लेना, आपको मैं अभी बताने लगा हूँ हंसने से। और सर इतना टाइम नहीं है, जो मेरा सवाल है उस पर बता दें, ये क्यों मुनासिब लगा आप लोगों को कि आप उनकी सीटें ले लें? उनको मिलती ना मिलती वो एक अलग बात रहती, आप लोग क्यों क्लेम कर रहे थे? जी देखिए, बात ये कि KPK के अंदर हम हुकूमत बना सकते थे, हमने PTI को बनाने दी, इनकी मेजॉरिटी थी। 2018 में पंजाब में हमारी मेजॉरिटी थी, इनका जहाज चला, इन्होंने हुकूमत बना ली। तो जो रवायतें हमने कायम रखने की कोशिश की, लेकिन जब एक जमात ऐसी आ जाए जो इंतशार और तबाही मचा दे जमहूरियत के अंदर, तो फिर वो रवायतें कायम रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल जो आपका सवाल है उसका मुख्तसर जवाब ये है कि एक तो SIC ने जो है इलेक्शन नहीं लड़ा, और इन्होंने ना अपनी कोई लिस्टें जमा कराई, ना इन्होंने स्क्रूटनी कराई। तो हमारा मौकफ ये है कि हमने कहा ये जमातें, आप जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, आप उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। फैसला हमने नहीं करना, ECP ने करना है, जो आईनी तौर पे। देखिए, वो तो बड़ा वाजे है ना, कानून तो इस पे बड़ा वाजे है कि जो आपकी जीती हुई नशिस्तें हैं उसके तनासुब से मिलती हैं। अब जीती हुई जो आपकी नशिस्तें हैं वो ज्यादा तो नहीं हो गई, तो वो आपको कैसे आपका हक बनता था? ये समझ नहीं आ रही बात कि वो तो फिर भी इवेंचुअली, ये तो आप कह रहे हैं कि उनका नहीं हक बनता। कौन सा कानून, कौन सी जमहूरियत, कौन सी सियासत? तो सही हक। सर उन्हें बात करने दें। जी राणा साहब, वो ताने मेने शुरू हो जाते हैं। ठीक बात है। सारी आपने हुकूमत जो है किसी के बलबोते पे की, आज आप हमें जमहूरियत का लेक्चर ना दें। वो लेक्चर आपको देना तब मौका जब आपको मिला था, तो तब आप जमहूरियत को जो है पढ़ाते और सिखाते और अपनाते जब आपकी हुकूमत, तब आपने नहीं की, तो आप हमें लेक्चर खुदारा ना दें। देखिए, आपके सवाल का जवाब इतना ही है कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। अभी स्टे इन्होंने ले लिया पेशावर हाई कोर्ट से, जो अदालतें फैसला करेंगी हमें काबिल कबूल है, हम उसको तस्लीम ठीक है। इलेक्शन कमीशन की लैंड गए सो। अच्छा रुके सर, सीटें आपकी थी, तुसी इलेक्शन कमीशन की लैंड गए सो। मैंने मौका दे दिया ना, हमने तो, हमारी कोशिश है कि हमें मिले, हमारी नंबर गेम स्ट्रेंथन हो। बिल्कुल। चले बसरा साहब, ये सीटें आपको नहीं मिलती तो सदर साहब का जो इंतखाब है वो तो जरदारी साहब आसानी से बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जीतने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूं, वो सदर हो, वो वजीर आजम हो, वो वजीर आला हो, आप ना माने लेकिन वो बंद तो हो जाएंगे ना। इन इदारों पे इस बात को छोड़ दें थोड़ा। हाँ। आप ठीक है, कौन मान। अच्छा, मेरी फिर बात देखें ना, यहां पर तो मुशर्रफ ने भी इक़्तिदार पे कब्जा किए रखा, ज़ियाउल हक ने भी इक़्तिदार पे कब्जा किए रखा, तो ये तो कब्जा कर लेंगे तो क्या हो जाए, कब्जा इनका लोग मान लेंगे। दूसरी बात, जिन लोगों को धांधली अकल से नहीं करनी आई, आपने फॉर्म 45 देख लिए, इन बेचारों ने क्या हुकूमत चलानी है? ये तो मैं फिर कह रहा हूं, तो वो राणा साहब ने थोड़ी फॉर्म 45 बनाए हैं, वो तो आप इलेक्शन कमीशन को सैल्यूट करें। पैसे चोरी कर करके पैसे लेकिन अच्छा, आप देखें ना फॉर्म 45 तमाशा तो देखें कि 27 दिन बाद आपने अपलोड किए ही तो जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो जेल में पड़ी हुई थी, जो मियां साहब को कबूतर उड़ाने के लिए लाए थे, उनके अपने बेचारों के तोते उड़ गए
चले, मुझे प्रोग्राम की क्लोज करने की तरफ जाने, जालसाजी कर रहे हैं। ठीक है, रोकड़ी साहब से मुझे एक सवाल कर लेने दे प्लीज। रोकड़ी साहब, ज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पीटीआई के पास है। हमने आज देखा कि हलफ बर्दारी में वो शरीक भी नहीं हुए थे वजीर आला, और आगे भी ऐसा ही नजर आ रहा है कि शायद एक अच्छा इतना वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होगा वफाक में या खैबर पख्तूनख्वा में। आने वाले दिनों में क्या आपको इस बात का खदशा नजर आ रहा है? बहुत लोग ये कयास राइयां कर रहे हैं कि जी वहां पे भी हुकूमत कहीं पीटीआई की फारिग ना हो जाए, गवर्नर रूल लगा देंगे अगर वो ताउन नहीं करेंगे। नहीं, देखें, ये लोगों के जो कयास हैं उस पर हम नहीं जाएंगे। हम ये जाएंगे कि प्रोफेशनलिज्म है क्या, कि आप अपनी सियासत को किस सिमत में लेके जा रहे हैं और आप चाहते क्या हैं। अगर उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के वक्त में शिरकत ना करना वो एक गैर संजीदा अमल था और उसको कभी भी कोई भी उसको दुरुस्त नहीं कहेगा। तो आगे जो कुछ इन्होंने करना है, हमें तो कोई शक नहीं है कि किस दायरा कार को अपनाते हुए और किस सिमत में इन्होंने चलना है। वी नो इट के इनका स्ट्रेटेजी क्या होगी। आई होप सो कि ये कहीं संजीदगी की तरफ आए और इनको आना चाहिए। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। चलें जी, ठीक है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, शौकत साहब, रोकड़ी साहब और राना एहसान अफजल साहब, आप लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की। आज बात को यहीं पे समेटते हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है गुफ्तगू से भी और जो हालात हैं कि शायद आगे भी अभी मुल्क कदम इस्तेहकाम या एहतजाज या इंतशार ये कुछ हमें नज़र आ रहा है, लेकिन क्या इससे अवाम का कोई फ़ायदा होगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल अपनी जगह है। लेकिन बहुत सारे मामलात स्टिल अदालतों से जुड़े हुए हैं और अदालती फ़ैसले इसमें कलीदी किरदार अदा करेंगे आने वाले दिनों में। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।